गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विकास पांडे है और आज हम लोग जो है अपने निश्चय के जो बहुत ही जो लैंडमार्क हम लोगों का आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होता है उसको उसी को कंटिन्यू करते हुए अगले कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित जो प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को सिलसिलेवार ढंग से हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, उससे संबंधित कैसे पॉइंट्स को मेंशन करने चाहिए अपने आंसर्स में, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम विकास पांडे, जैसा कि मैंने बताया, मैं बीपीएससी में जो है एसडीएम के पद पर चयनित हूं और फिलहाल जो है सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको लगातार मैं गाइडेंस कर रहा हूं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो एक बात मैं बताना चाहता था कि ये जो प्रोग्राम अभी आप लोगों के लिए हम लोगों ने प्रारंभ किया है, ये मेनली इस बात को ध्यान में रखते हुए है कि जो भी सिविल सर्विसेज के जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो नए लोग हैं, जो छोटे छोटे प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए और उनके लिए कैसे आंसर लिखा जाना चाहिए, कौन कौन सी मूलभूत बातें होनी चाहिए, एक आंसर राइटिंग के कितने डायमेंशन होने चाहिए, ये आंसर जब हम पॉइंटिंग करेंगे तो उसी में आपको बता देंगे। और दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग भी उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस जो अभी इस वर्ष देने जा रहे हैं और जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस देने जा रहे हैं, इन सभी लोगों के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, वो कौन कौन से जो आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उन्हीं प्रश्नों को कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके आंसर्स क्या होंगे। और इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके यदि आप इस आंसर राइटिंग को पढ़ के थोड़ा सा नोटिंग कर लीजिए तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पहला बात क्वेश्चन जरूर वहां पे टकराना चाहिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं वही घुमा फिरा के सभी पीसीएस में पूछे जाते हैं या यूपीएससी में पूछा जाता है। और दूसरी बात कि इस पर जो हम लोग जो ड्राफ्टिंग कर देंगे, ये ड्राफ्टिंग यदि आपके पास है तो लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन यदि आपको करना है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया जो है आपके पास एक स्टडी मटेरियल बन जाएगा, बहुत ही जल्दी में रिवीजन हो जाएगा और आंसर के कौन कौन से डायमेंशन टच करने हैं यह आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं कि आज से हम लोग शुरुआत करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन चलेंगे और अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। अगले कुछ दिनों में 4, 5, 7 दिनों के अंदर में पूरा का पूरा आईआर का टॉपिक, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, ये सारा एकदम कवर हो जाएगा। और दूसरी बात, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट आईआर जो है केवल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अभी जो है उत्तर प्रदेश का अभी जो है इंटरव्यू भी चल रहा है और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इंटरव्यू होने वाला है। तो क्या होता है कि इंटरव्यू में इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है जितने भी इंटरव्यूअर होते हैं, क्योंकि उनको एक पता होना चाहिए। उनको लगता है कि यार आईआर के बारे में तो सबको पता होना चाहिए, आईआर नहीं पता है तो क्या मतलब है, तुमको कुछ पता ही नहीं है। करंट अफेयर्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आईआर से लगातार क्वेश्चन इंटरव्यूअर का सबसे पसंदीदा सेक्शन। और दूसरी बात यह भी कि जो लोग पॉलिटिकल साइंस के भी अभ्यर्थी हैं, वह मान लीजिए कभी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो और बाद में ऑप्शनल भी चेंज कर लिया हो या लगातार आप पॉलिटिकल साइंस से ही दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में भी यह प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि आपसे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, आईआर से दबा के पूछे जाएंगे और आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप उन प्रश्नों का बहुत ही अच्छे से मजे हुए खिलाड़ी की तरह आप तथ्यात्मक रूप से एग्जाम्पलीफाई करके एक एक पॉइंट को बहुत ही करीने से उनके सामने रखिए, ताकि ये लगे कि यदि ये लड़का जो है इसको सिलेक्ट कर लिया जाए तो ये तथ्यपरक बात करता है, तार्किक बात करता है और इसकी बातों में ऐसी बात है, इसको जानकारी तो कम से कम एटलीस्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की है ही। तो इसका मतलब है कि एक लार्ज डायमेंशन को हम लोग कवर करने जा रहे हैं और इस डायमेंशन को जितना ही आप जो है समझदारी से, थोड़ा ध्यान से पढ़ के, लिख के, थोड़ा याद करके, क्योंकि याद करना भी जरूरी है। यदि आपसे कोई बोलता है कि सिविल सर्विस में याद नहीं करना है तो आई होप सो कि वो आपको मिसगाइड कर रहा है। याद करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि आप लिटरली जो है पेज को उठाइए और रट जाइए, और दूसरा तरीका होता है कि बार बार रिवीजन कीजिए। तो जो लोग रिवीजन 10 बार, 20 बार, 50 बार करते हैं वो बोलते हैं रिवीजन से मेरा हो गया, याद करने की जरूरत नहीं है। वो दिमाग पे तो बार बार एक ही परत चढ़ रही है ना, जितनी बार चढ़े तो याद ही हो रहा है, और कोई एक ही बार में दबा के याद कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो जैसी आपकी कैपेसिटी, यदि आपसे एक बार में नहीं याद हो तो बार बार रिवीजन कीजिए, और यदि आप इस टाइप के तीक्ष्ण बुद्धि के हैं कि एक ही बार में याद कर लें तो कम से कम जो मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, मोटे मोटे पॉइंट्स का मतलब होता है कि किसी भी आंसर राइटिंग में या इंटरव्यू में एग्जामिनर यह चाहता है कि कुछ ऐसी बातें बोलिए कि आपका आंसर अन्य जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे अलग हो जाए।
तभी तो वो आपको नंबर देगा। यदि आपके आंसर जो है अलग नहीं होते हैं तो क्या मतलब है कि वो आपको नंबर दे? और ये अलग कैसे होगा? कोई भी आंसर चाहे वो मेंस का हो या इंटरव्यू का हो, कैसे अलग होगा? क्या उनसे ऐसी चीजें जो आपको अलग करती है? जो अलग करती है, जो मूल बात है वो ये है कि यदि आपसे पूछा गया, यदि आपने तर्क दिया, कोई भी आर्गुमेंट आप लिखते हैं, तो उस आर्गुमेंट के सपोर्ट में क्या आप कोई फैक्ट देने में सक्षम हैं कि आपने बोला कि हाँ जी हमने ऐसी बात बोली है और उसके सपोर्ट में हमने आपको आर्गुमेंट दिया। वो आर्गुमेंट का जो फैक्ट हो सकता है वो हो सकता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की हो सकता है कि भारत सरकार की हो सकता है यूएन का रिपोर्ट हो, या कुछ ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसकी रिलायबिलिटी, जिसमें बहुत दुनिया के सारे लोग जो है विश्वास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो इस टाइप की संस्थाएं भी बहुत विश्वसनीय मानी जाती है। इनकी रिपोर्ट, इनका रिसर्च काफी अच्छा माना जाता है। तो या तो इनके फैक्ट्स कुछ डाल दीजिए, या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट यदि दूसरे सेक्शन में, यहां तो नहीं, उससे संबंधित यदि हो तो। या तीसरी बात यह देखनी चाहिए कि जब भी आप कोई तथ्य देते हैं तो उसके साथ एग्जाम्पल जरूर दीजिए। यदि एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि ये लड़का एक ब्रॉड डायमेंशन का है। और तीसरा जो डायमेंशन जो मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग में जरूर इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं आपके आंसर्स में थोड़े डायग्राम हो। जैसे आईआर में आप करते हैं तो थोड़ा बहुत यदि आप सक्षम है, आपकी मैपिंग अच्छी है, ड्रॉ अच्छा कर पाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि मैपिंग में थोड़ा बहुत, जैसे कोई भी सेक्शन आप बनाते हैं इंडिया का, यदि बांग्लादेश के साथ रिलेशन दिखाते हैं तो इंडिया और बांग्लादेश को थोड़ा सा ड्रॉ कर दीजिए। वैसे मेरी मैपिंग बहुत अच्छी नहीं है तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी लड़का यदि वो ऐसा ड्रॉ करता है तो ही विल फेच अ गुड नंबर। एकदम इनफैक्ट है कि उसको नंबर थोड़ा ज्यादा मिलता है। दूसरी बात, जब भी आप पॉइंट्स ज्यादा हो, कई दफा ऐसा सिचुएशन हो जाती है कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता, ठीक है, लेकिन उस पॉइंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन क्वेश्चन का सीधा डिमांड जो है क्रिएट नहीं करता है। तो वैसे में आप चाहें तो जैसे डायग्राम्स बना दिए जाते हैं, जैसे एरो खींच के इस टाइप से जो है डायग्राम्स कई दफा लोग बनाते हैं कि जैसे 1.1, 0.2, 0.3, 0.4 या गोला बना के भी आप दिखा सकते हैं, या क्वाड्रिलेटरल बना के, या त्रिभुज बना के। इस टाइप से क्या होता है कि एग्जामिनर के नजरों में वो पॉइंट सीधे चले जाते हैं। और इससे क्या होता है कि एक फायदा भी होता है। मान लीजिए कि कई दफा ऐसा होता है कि मेंस का आप आंसर राइटिंग लिखने जा रहे हैं और क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है और लास्ट में आपके पास टाइम नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि या तो आपके पास दो विकल्प है, या तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, या क्वेश्चन लिखेंगे तो अधूरा लिख के आएंगे तब भी नंबर, मतलब दोनों ही कंडीशन में आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन एक तीसरा भी स्थिति हो सकता है कि आप बहुत ही आसानी से नंबर पा सकते हैं और एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि इस लड़के को ये आता तो जरूर है, लेकिन समय कम थी, इतना कम समय था कि यह जो है संभव नहीं था कि इस पूरे आंसर को यह लिख पाता। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि जैसे जैसे क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको स्प्लिट कर लीजिए और उसी अकॉर्डिंग इसको इस तरह के डायग्राम्स क्या करिए, प्रेजेंटेशन दे दीजिए। मतलब पॉइंट्स को केवल पॉइंट्स लिख के आ जाएगी। ये मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन जो लास्ट के होते हैं उसी में करना है। ऐसा जो है सभी प्रश्नों में करने लगे तो यह जो है काउंटर प्रोडक्टिव आपके लिए हो सकता है, आपके लिए जो नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मेरा परामर्श है कि सभी तरह के जितने भी डायमेंशन पॉसिबल है उन सारे डायमेंशन पे आप सोचिए, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं उन सारी पॉसिबिलिटीज को घर पे ही तैयार करके जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन में दोबारा आपको मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला है कि अरे यार काश मैं ये कर लिया होता ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, यार दो क्वेश्चन नहीं छूटा होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ऐसा कुछ होता नहीं है। दो क्वेश्चन अब यदि छूट गया तो अब अगली बार, क्योंकि आपको आपका प्रतिद्वंदी बिल्कुल मौका नहीं देने वाला है। यदि आपको लगता है कि आपको कोई मौका देगा तो गलतफहमी में है, अगले बार मौका मिलेगा, वो भी अगली बार फिर से नई प्रक्रिया, पूरा पीटी निकालिए, पूरा मेंस निकालिए, तब जाके आपको गलती सुधारने का। तो अभी भी समय है, महीना दिन का समय कम नहीं होता। यदि महीने दिन दबा के पढ़ लिया जाए और पूरा ना भी पढ़ा हो तब भी मुझे अपना एक्सपीरियंस कहता है कि विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन दबा के पढ़ना है। जितना ये सब नाटक चल रहा है आप लोगों का, ये फेसबुक, सोशल मीडिया साइट्स, ये सब अभी क्लोज, एक महीना तक मेंस देना है, बस दबा के पढ़ना है, बस ये चलेगा तो ऑब्वियसली यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। और हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्वेश्चन जो है आईआर में आज शुरुआत हम लोग करते हैं, तो एक एक करके सेक्शन जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स, जितने भी क्वेश्चंस हों वो आपके एक एक टॉपिक को कवर करें, मतलब कि लगभग ज्यादा से ज्यादा बड़ा टॉपिक जो है कवर हो सके। और ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम करने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसा हो कि यदि क्वेश्चन का वो क्वेश्चन ना भी पूछा जाए तो हो सकता है कि क्वेश्चन का कोई सेकेंडरी पार्ट उसी क्वेश्चन के डिस्कशन में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए।
तो इसका मतलब है कि एक लार्जर एस्पेक्ट में हम क्वेश्चन को कराएंगे, जिससे कि यदि कोई छोटा भी प्रश्न बनता हो तो वह भी इस एस्पेक्ट से कवर हो जाए, इन द सेंस कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक ही कोशिश की जाएगी कि हम लोग इंटायर टॉपिक को क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से जो है हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है अभी एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि हाल ही में संपन्न भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों ने संभावनाओं के नए द्वार को खोल दिया। ठीक है, तो नए द्वार को कैसे खोल दिया? तो सबसे पहला सर ने आपको, यशवंत सर का सबसे बड़ा फायदा है, लगातार आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे स्प्लिट किया जाता है, कितने भाग में क्वेश्चन टूट जाएगा। तो मुझे लगता है इस सेक्शन पे तो मुझे काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि कौन से की पॉइंट्स हैं, कैसे क्वेश्चन तोड़ा जाता है, कैसे स्प्लिट किया जाता है। ऑब्वियसली सर के वीडियो जो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन का पार्ट यही है कि दोनों देशों के जो बीच जो संभावनाएं हैं, यह जो समिट हाल ही में संपन्न हुआ है, किस तरह से इसने नए द्वार को खोला है। दूसरा, दोनों राष्ट्रों के मध्य सहयोग के बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए बताएं कि भविष्य में इसे किस प्रकार से अधिक मजबूत किया जा सकता है। तो पॉइंट आंसर का जो दूसरा भाग जो मुझे दिखाई दे रहा, वह दिखाई दे रहा है कि दोनों राष्ट्रों के मध्य सहयोग के कौन कौन से बिंदु हैं। तो क्लियर हो जाना चाहिए कि सहयोग के कौन कौन से बिंदु है, उसको लिख देना, पॉइंट वाइज कर देना, आसान सी बात है। और तीसरी बात कि इसको स्पष्ट करते हुए आपको बताना है कि भविष्य में संबंध कैसे बेहतर हो। तो संबंध यदि किसी के साथ बेहतर करना है तो इसका एक ही मतलब है कि जो थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है उसको सुधार लिया जाए। तो यह देखना पड़ेगा कि कहां कहां थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, और यदि उस एरिया को कवर कर लिया जाए तो ऑटोमेटिकली संबंध सुधर जाएंगे। तो हम लोग एक एक करके इन्हीं सेक्शंस को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, ताकि इससे ये होगा कि आप प्रश्न को लिख के अपने घर पे भी लिखने में सक्षम होंगे। तो क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं यहां से, फिर इसको हम लोग स्प्लिट भी करके देखेंगे, फिर इसके मॉडल आंसर क्या होने चाहिए इसको भी देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों ने संभावनाओं के नए द्वार, तो पॉइंट का की पॉइंट क्या है, संभावनाओं के नए द्वार को खोल दिया है। दूसरी बात, क्वेश्चन का फिर सेकेंड लाइन स्टार्ट होता है कि दोनों राष्ट्रों के मध्य सहयोग के बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए, सहयोग के बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए बताएं कि भविष्य में इसे किस प्रकार अधिक मजबूत किया जा सकता है। अब देखिए, अभी हम लोग जो आंसर का थोड़ा डिस्कशन करेंगे, तो अभी थोड़ा सा हम लोगों की जो स्पीड होगी वो स्लो होगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी, थोड़ी स्लो होगी। इसके पीछे रीजन यह है कि यदि स्पीड को अभी हम बढ़ाएंगे तो कई ऐसे टर्म्स हो सकते हैं जो कि बीच में आएंगे, जिसको आपको समझने की जरूरत होगी। कई ऐसी बातें होंगी जो अभी आपके धीरे धीरे दिमाग में बैठेंगी, जो टर्मिनोलॉजी कही जाती है। एक बार 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन यदि निकल जाएंगे तो इसके बाद हम लोग स्पीड को जो है तेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत ही जल्दी जल्दी जो है टॉपिक्स जितने ज्यादा कवर हो सकेंगे, वी विल कवर दैट। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन को सबसे पहले हाल ही में संपन्न, तो इसका मतलब अभी संपन्न हुआ होगा कोई बैठक,
इसी संदर्भ में यूपीएससी ऐसे ही पूछती है या पीसीएस में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों ने संभावनाओं के नए द्वार को खोल दिया। तो सबसे पहला आपका काम यह होना चाहिए कि की पॉइंट को क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या करना है, संभावनाओं के नए द्वार को। अब क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है वह क्या होता है कि जो मूल उद्देश्य होता है उसको थोड़ा सा वेग बना देता है। मतलब जो पूछना चाहता है वो सीधा आपसे नहीं बोलेगा, वह पूछना जो चाहता है उसको थोड़ा सा उल्टा बोलता है, ताकि जो कोडिंग में दिया गया है उसको आप डिकोड कर पाएं। इससे यह भी पता चलता है कि क्या आपकी मानसिक क्षमता ऐसी है कि प्रश्न को देख के और प्रश्न के संदर्भ को समझ लीजिए। आंसर राइटिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पहलू होता है वह यह होता है कि कॉन्टेक्स्ट का आपके पास कॉम्पिटेंस है या नहीं है, संदर्भ को समझने की क्षमता है कि नहीं। यदि प्रश्न का संदर्भ आपने नहीं समझा तो समझिए कि पूरा का प्रश्न का उत्तर ही गलत दिशा में चला जाएगा और फिर नंबर मिलने की गुंजाइश जो है बिल्कुल कम हो जाती है। तो दूसरा बात, संभावनाओं के नए द्वार को खोल दिया है, तो इसको मान लीजिए कि हम लोग पॉइंट ए बना लेते हैं कि एक पॉइंट यह है जिसपे हमको ध्यान देना है। तो एक पॉइंट यह है, पॉइंट ए हो गया। फिर दूसरा लाइन पढ़ेंगे हम लोग कि दोनों राष्ट्रों के मध्य सहयोग के बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए। तो इसका मतलब कि इसी पॉइंट लाइन में हमको फिर दूसरा हमको की पॉइंट जिसकी तलाश है, हमको आंसर को जिसको तलाश है या प्रश्न की जो मूल भावना है उसमें जो है इसको हम लोग देखते हैं कि हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। तो दोनों राष्ट्रों के मध्य सहयोग के बिंदुओं को, तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे अब अगली बार हमको फोकस करना है वह है पॉइंट बी, सहयोग के बिंदु। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में सहयोग के कौन कौन से मुद्दे हैं। और जो तीसरी बात है जहां पर हम लोग आगे प्रश्न पढ़ते हैं कि बताएं कि भविष्य में, भविष्य मतलब आने वाले टाइम में किस प्रकार से इस संबंध को अधिक मजबूत किया जा सकता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा बनेगा किस तरह से अधिक मजबूत किया जा सकता है। तो पॉइंट सी यहां पे जो है बनेगा। तो इसका मतलब है, और इसी में आपको निष्कर्ष को भी अपना शामिल कर सकते हैं। अब क्या है कि अब ध्यान से देखिए तो प्रश्न जो है 3 खंडों में बंट चुका है। 3 की पॉइंट्स जो है स्पष्ट रूप से अब आपको दिखाई देंगे। ये पूरा का पूरा पॉइंट को हटा दीजिए, पूरा प्रश्न को भूल जाइए। अब आपको जब आंसर लिखना है तो बस इन्हीं 3 बिंदुओं को अपने दिमाग में चारों तरफ मूव कराते रहना है। जब भी आंसर लिखना है तो हर समय, लिखते समय में आपको भूलने की गुंजाइश भी होती है। तो जब तक आपके प्रश्नों पर लगातार निगाहें बनाए रखने की किस पॉइंट को लिख रहे हैं और उससे संबंधित जो भी बिंदु है तुरंत उसको जो है एक्सट्रैक्ट करना है अपने माइंड से और उसको पॉइंट वाइज फॉर्म में आपको बता देना। ठीक है, तो प्रश्न को थोड़ा सा, अब हम इन्हीं प्रश्नों को थोड़ा सा हटा के देखते हैं कि आखिर कैसे हम इसको ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, एक एक करके हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं कि कैसे इसका मॉडल आंसर लिखा जाना चाहिए या कैसे इस पे ज्यादा से ज्यादा बेहतर कंटेंट जो है हम लोग लिख सकते हैं। देखिए एक बात और है, जो हम बता रहे हैं वह जो है एक तरह से जो है सामान्य मॉडल है। जो बता रहे हैं वो सामान्य मॉडल है। इसकी सदैव गुंजाइश है कि इस सामान्य पहलू से बेहतर जो है आप कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं। इसका कैसे कर सकते हैं ये आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा और पढ़िए, थोड़ा एडिटोरियल्स पढ़िए। तो मैं एक जनरल फ्रेमवर्क बता रहा हूं, लेकिन इसे बेहतर बनाने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। तो यह उत्तर जो है और भी बेहतरीन हो जाएगा। मतलब गुंजाइश है, मैं आपको एक जनरल फ्रेमवर्क आंसर का बता रहा हूं और आपको इससे भी बेहतरीन लिख के हम लोगों को भेजना है। अपने सर के जो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है इस पर लगातार आपको भेजना है, ताकि हम लोग देख पाए कि वास्तव में आप कहां तक सोच पा रहे हैं, आपका मेहनत कहां तक जा रहा है। तो प्रश्न का जो ऐसे सामान्यतः प्रश्न जो बांटा जाता है, माना जाता है कि पॉइंट 1 में जो है लिखा जाना चाहिए कि इसका परिचय क्या है। देखिए 2 बातें ध्यान रखिए, यह बड़ा ही आजकल कंट्रोवर्शियल मुद्दा बनता है कि किसी प्रश्न का परिचय लिखा जाए कि नहीं लिखा जाए। जब 150 वर्ड में लिखना है तो परिचय लिख भी सकते हैं और परिचय नहीं भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज संभव है। तो ये आपके ऊपर है कि किस तरह से मॉडल आंसर लिखते हैं। बहुत सारे लोग जो सिलेक्टेड हुए हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के आंसर लिखते हैं, और बहुत सारे लोग जैसे टीना डाबी का ही मैं नाम लूंगा कि जो सिलेक्टेड हुई थी तो लगातार परिचय लिख रही थी। तो इसका मतलब है कि इंट्रोडक्शन के संदर्भ में दोनों ही बेहतर मॉडल हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी बताऊंगा कि परिचय भी ऐसा लिखना है कि वह उत्तर से भिन्न ना हो, वह उत्तर को अपने आप में समेटे हुए हो, ऐसा लगे कि वह जो है प्रश्न का ही एक मूल भागों में से एक था। यदि ऐसा हो कि उत्तर कहीं और जा रहा है और परिचय कहीं और जा रहा है और प्रश्न का जो डिमांड है वो कहीं और है, तो ऐसे में जो परिचय है वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। इसको आप नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। दूसरा हमने बोला था कि संभावनाओं के नए द्वार खोला गया है। तो संभावनाओं के नए द्वार पर हम लोग बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा यह हो गया। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से
यह जो है दोनों पक्षों के संबंध में सहयोग के कौन कौन से हमारे पास बिंदु हैं, या सहयोग कहाँ कहाँ है, किन किन पक्षों पर, किन किन मुद्दों पर, किन किन क्षेत्रों में सहयोग है। और जो चौथा जो पॉइंट था हमारा कि किस प्रकार से इसे और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है, मतलब मजबूती कैसे लाया जाए, इस संबंध में अगला प्रश्न का मूल भाग था। और आप सोचें तो एक पांचवा भाग भी प्रश्न का बना सकते हैं, जिसको हम लोग निष्कर्ष कहते हैं। देखिए प्रश्न में क्या होता है कि माना जाता है कि 7 तरह के कॉम्पिटेंस होते हैं। पहला जो कॉम्पिटेंस होता है, एक आंसर राइटिंग का जो मानक होता है पूरी दुनिया में, वह माना जाता है कि एक जो है पहला इंट्रोडक्शन का कॉम्पिटेंस कहा जाता है। दूसरा जो कॉम्पिटेंस होता है वह होता है कॉन्टेक्चुअल कॉम्पिटेंस। कॉन्टेक्चुअल कॉम्पिटेंस का मतलब यह होता है कि आपसे जो प्रश्न पूछा गया, क्या आप प्रश्न के वही संदर्भ पूछते हैं। जैसे मान लीजिए, एक आपको एग्जांपल में समझाता हूं कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है। जैसे मेरे से किसी ने पूछा कि आप अपने बारे में परिचय दें, इंटरव्यू में भी ये बड़ा काम का चीज है। तो यदि मेरे से इंटरव्यू में परिचय मांगा जाता है और मैं बताने लगूं जी मेरा नाम जो है विकास पांडे है, मेरे पिताजी का नाम फलाना है, मेरे दादा का नाम जो है फलाना है, हमारा गांव यहाँ है और हम पता ना वर्षों जमाने हम लोग वहां रहते थे, तो ये सब फालतू का बात है। परिचय तो मेरे संदर्भ में ही है, जो मैं बोल रहा हूं वह भी सही है और मेरे ही संदर्भ में सारी बातें। लेकिन क्या प्रश्न पूछने वाले की ऐसी मनसा होगी? ऐसी बिल्कुल मनसा नहीं होगी कि वो मेरे पूरा अतीत जानना चाहता है, मेरा बायोग्राफी जानना चाहता है। उसका सिंपल सी मतलब यह है कि यदि आपसे परिचय पूछा गया तो मेरा नाम ये है, मैं इस डिस्ट्रिक्ट के इस राज्य से बिलोंग करता हूं, मेरा ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से हुआ है, मेरा एमए इस सब्जेक्ट से हुआ, वर्तमान में मैं इस सेवा में कार्यरत हूं या मैं पढ़ाई कर रहा हूं, बस खत्म हो गई मेरी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन भी 2 तरह का, मतलब संदर्भ, यदि परिचय तो एक ही पूछा गया, लेकिन जैसे ही संदर्भ बदला दोनों का उत्तर अलग अलग हो गया। पहले वाले ने जो उत्तर दिया था वह जो है आपके नंबर को फेच नहीं कराएगा, यदि इंटरव्यू में जाते तो आपको बाहर करा देगा, और दूसरे वाला का जो उत्तर है वह नंबर जो है फेच कराएगा। इसका मतलब है कि प्रश्न एक ही होगा, चाहे वो मेंस में भी हो। यदि प्रश्न एक ही होगा लेकिन लिखने वाले का जो उत्तर होगा उससे जो है पूरा का पूरा मार्किंग का स्टाइल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंस होता है कि जो आंसर में माना जाता है कि यह होना चाहिए, वह होता है कि कॉन्टेक्स्ट को आप समझते हैं। तीसरा जो मानक होता है कि आपकी भाषा पकड़ अच्छी होनी चाहिए, कि मतलब जो भाषा लिख रहे हैं वह सामान्य होनी चाहिए। सामान्य का मतलब तो एक होती ओछा भाषा। ओछी भाषा का मतलब होता है जैसे पेपरों में लोग लिखते हैं, कुछ भी लिख दिए, जो मन में आता है, जो मन में आ रहा है वही यूज कर दिए, तो इसको ओछा बोला जाता है, कुछ भी बोलते जा रहे हैं। या दूसरा जो भाषा होता है वह यह होता है कि बहुत उच्च स्तरीय, मान लीजिए हिंदी में ही आप लिख रहे हैं और आप जो है रामधारी संघ दिनकर के जैसे लिखी गई हैं रचनाएं वैसे लिखने लगे, तो उसकी भी डिमांड इस एग्जाम में नहीं। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो शेक्सपियर जैसा अंग्रेजी के वर्ड्स का यूज करने लगे, तो भी उसकी मानक जो है वो भाषा नहीं होती। मानक भाषा यह होती है कि सामान्य बातचीत में एक समझदार, एक पढ़ा लिखा आदमी जैसे बात करता है, ठीक है, यदि वैसे ही भाषा का प्रयोग किया जाए जो सम्यक हो, वैसी भाषा जो है भाषागत पकड़ की जो कॉम्पिटेंस है उसको फॉलो करती है। आगे देखा जाता है कि जो बॉडी का कॉम्पिटेंस होता है कि क्वेश्चन का जो मूल डिमांड है, क्या आपको उसके अकॉर्डिंग कंटेंट है कि नहीं। यदि आपके पास कंटेंट जैसा प्रश्न पूछा है यदि उसी के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब कि बहुत ही अच्छा आप उत्तर लिखते हैं और उसका जो है डिमांड होता है। जो पांचवा जो चीज होता है उसको कहा जाता है प्रेजेंटेशन का कॉम्पिटेंस। प्रेजेंटेशन का कॉम्पिटेंस का मतलब यह होता है कि जो प्रश्न पूछा गया कंटेंट भी है, भाषा भी है, लेकिन हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, क्या वो मैपिंग पे प्रेजेंटेशन है, इस टाइप से प्रेजेंट किए कि जो पढ़ने वाला है, जो शिक्षक है, उसको लगे कितना बेहतर ये प्रेजेंटेशन है यार, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं देखा और समझ गया। मतलब यदि मैं इस लड़के का पूरा उत्तर ना भी देखूं तो ऐसी सिचुएशन में भी मैं केवल ऊपर कॉपी को झलक एक देख लेता हूं तो मुझे यह पता चल जाता है कि इस कॉपी में उत्तर क्या लिखा गया होगा। यदि आप ऐसा उत्तर लिखने में सक्षम है कि यदि कोई कॉपी बिना देखे हुए आपके कॉपी पे मार्किंग करने की स्थिति में है, तो समझिए कि बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन। उसके बाद सातवां, यदि छठा या सातवां जो भी हो कॉम्पिटेंस होता है, वह यह होता है कि आप जो है कंक्लूड कैसे करते हैं, आंसर को कंक्लूजन कैसे देते हैं। कंक्लूजन का मतलब यह होता है कि कंक्लूजन कैसी भी स्थिति हो, एक डिप्लोमेट बनने के लिए, एक सिविल सेवा के अधिकारी बनने के लिए जरूरी होता है कि आपकी जो सोच होनी चाहिए, नजरिया जो होनी चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। आपकी जो समझ होनी चाहिए वो तार्किक होनी चाहिए और वह जो है स्पष्ट होनी चाहिए। यदि आपका निष्कर्ष जो है सकारात्मक दिशा में है,
मतलब किसी भी समस्या का एक नया सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं। लगता है कि भले ही विकट परिस्थिति में भारत पाकिस्तान के संबंध के बारे में पूछा जाए और आप लास्ट में लिखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध तो ऐसी स्थिति में है कि अब जीवन में कभी सुधर नहीं सकता है, चाहे कुछ भी कर लिया जाए, अब इसके आगे कोई संभावनाएं नहीं। तो ऐसे में जो चेक करने वाला सोचेगा कि ये क्या करेगा यार, ये जब जाएगा तो पूरा महकमा को बर्बाद कर देगा। जो समस्याओं को देखेगा और कहेगा कि यार यहाँ तो कुछ पॉसिबिलिटीज ही नहीं। और सिविल सर्वेंट का मतलब ये होता है कि जहां समस्या है वहां आपको भेजा जाएगा, उसका समाधान दीजिए। कि भारत पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रही, गोली चल रही है, फिर भी आप बोलिए कि संभावना है कि वर्तमान की स्थिति तुरंत त्वरित ढंग से सुधार उसमें आएगी और वार्ता के और संवाद के जो माध्यम है उसको तुरंत खोलने की जरूरत है। और जरूरत है कि राष्ट्र विश्वास बहाली के जितने भी उपाय हैं उनको तुरंत प्रारंभ करें ताकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े और राष्ट्र का संबंध बेहतर हो सके। क्योंकि यह जरूरी है और यह माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कि हम जो है मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, संबंध को बेहतर रखना आवश्यक है। यदि ऐसा निष्कर्ष हो तो सामने वाले को लगे कि बहुत जबरदस्त लड़का है, भले ही कोई संभावना नहीं है, उसको भी पता है, क्योंकि सारे प्रश्न के उत्तर में हमने सब बता दिया है कि जब तक वह आतंकवाद की समस्या दूर नहीं करेगा तब तक जो है हम जो है कश्मीर का, जब तक आतंकवाद नहीं दूर करेगा तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी निष्कर्ष में हम लिख रहे हैं कि बातचीत के द्वार खुला होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सारी सिचुएशन जो वर्स्ट है, जो बुरी हैं, उन सारी सिचुएशन को हम जानते हैं। और इसके बावजूद भी यदि मुझे उम्मीद है कि सबसे बिगड़े हुए संबंधों में भी कोई थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज है तो ऐसा मतलब कि ये सकारात्मक दृष्टिकोण का आदमी है। और ऐसे व्यक्ति को मैं तो लेना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि कोई भी कॉपी चेक करने वाला हो या आंसर सुनने वाला इंटरव्यू में भी उसको लगे कि हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा अप्रोच आपका सकारात्मक हो, थोड़ा तार्किक हो। ऐसा भी नहीं कि अचानक से इतना जो है कल्पनामयी आप सुझाव देने लगी, ऐसी सुझाव दीजिए कि वो भी सोच रहा कि पता नहीं किस दुनिया से आया है। ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। सुझाव के नाम पे आप कुछ भी दिए जा रहे, थोड़ा व्यवहारिक भी हो, थोड़ा सा सम्यक हो, थोड़ा वैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन से अलग ना हो। इस टाइप से यदि आप निष्कर्ष को अंत करते हैं तो मुझे लगता है कि एक लगातार एक बेहतरीन आंसर, आपके पूरे के पूरे मॉडल आंसर जो बनता है वो वैसे ही निकलेगा। इसके लिए थोड़ा बहुत जो है आपको हम लोग बात करेंगे, इसी प्रश्न के माध्यम से हम लोग थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। दो बातें मैं बताना चाहता हूं कि जो निष्कर्ष और जो परिचय होता है वो बड़ा व्यक्तिगत होता है, यह व्यक्ति की पहचान होती है। यदि आपका कोई परिचय पढ़ ले आंसर का तो उसको ये लाइन समझ में आ जाता है कि लड़का किस तरह का आंसर लिखने वाला है, इसकी समझ कैसी होगी और यह किस टाइप का व्यक्तित्व है, क्या यह बातों को समझ पाता कि नहीं पाता। तो यही कारण है कि परिचय जो है 10,000 तरीके से लिखा जा सकता, और कौन सा सबसे बढ़िया परिचय है यह कहना किसी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि मैं जो परिचय हूं, जब भी क्वेश्चन का डिस्कशन कराऊंगा तो परिचय वाला खंड छोड़ देता हूं। इसलिए छोड़ देता हूं ताकि आप अलग अलग तरीके से इसको लिख के अभ्यास कीजिए, अलग अलग तरीके से देखिए कि सबसे बेहतरीन परिचय मेरे से कैसे आ रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे सकता हूं कि इस टाइप से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो हैं क्या करते हैं कि यदि इसी परिचय को हम लोग देखते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में, तो भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों का परिचय कितने तरह से हो सकता है हम लोग देख सकते हैं। एक तो परिचय लिखने का यह भी स्टाइल हो सकता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो संबंध है वो बड़ा ही दीर्घावधिकपूर्ण है। मतलब आप अपने शब्दों में लिखने में समझा रहा हूं आपको, दीर्घावधिकपूर्ण है, जो कि शीत युद्ध काल में थोड़े बिगड़े हुए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो था कहीं ना कहीं पूंजीवादी खेमे का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहयोगी था, खास करके अमेरिका का था। और हम लोग जो थे कहीं ना कहीं गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या थे, सहयोगी थे। और अमेरिका की पॉलिसी थी जिसको कहा जाता है जीरो सम पॉलिसी। उसका यह मानना था कि या तो आप मेरे साथ हैं, और यदि मेरे साथ नहीं है तो भले ही सोवियत संघ के साथ ना हो, भले ही आप कम्युनिस्ट खेमे में ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप हमारे शत्रु हैं। इसी को जीरो सम पॉलिसी कहा जाता है। तो इसका मतलब था कि यदि ऑस्ट्रेलिया जो है अमेरिका का सहयोगी है, तो यदि अमेरिका हमको शत्रु मानेगा, यदि वो मानता कि नहीं जी ये इंडिया वाले ठीक नहीं है, तो इसका मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का भी संबंध हमारे साथ बिगड़ने की संभावनाएं प्रबल थी और बिगड़े भी। शीत युद्ध काल में बहुत अच्छे संबंध हमारे इनके साथ नहीं रहे, लेकिन जब सोवियत संघ का पतन होता है और द्विध्रुवीय विश्व से शीत युद्ध के दौरान जब देश जो है बाहर आता है, पूरी दुनिया बाहर आती है और एक ध्रुवीय विश्व में बदलती है, तो वहां पर 1991 में जो है हम लोग जो है अपने अर्थव्यवस्था में एक लार्ज चेंज करते हैं। और लार्ज चेंज करके क्या करते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, नई आर्थिक सुधार की नीति को हम लोग वर्णन करते हैं, जिसको एलपीजी पॉलिसी भी कहा जाता है। और इस पॉलिसी के द्वारा क्या होता है कि कहीं ना कहीं पूंजीवाद के जो मूल सिद्धांत हैं, जो
उदारीकरण का सिद्धांत, वैश्वीकरण का सिद्धांत, निजीकरण का सिद्धांत होता है जिसको एलपीजी कहा जाता है, इन सिद्धांतों को हम लोग स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष नहीं, मिलिट्री अलायंस में हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब हमारे ही खेमे में अब आ रहा है। तो संबंध हमारे 1991 से ऑस्ट्रेलिया संबंध हो गए। लेकिन 1998 में 1998 में जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हम लोगों ने 1998 में परीक्षण कर दिया, न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। और न्यूक्लियर टेस्ट करने के कारण क्या हुआ कि अमेरिका जो है खौफ, मतलब अमेरिका के साथ हमारे संबंध बिगड़ गए। अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। और मैंने शुरू से ही बोला कि अमेरिका के प्रारंभ से ही बहुत ही अच्छा सहयोगी, इवन सामरिक सहयोगी के रूप में जो है ऑस्ट्रेलिया लगातार बना हुआ है। तो उसने भी इन प्रतिबंधों में हमारे साथ सहयोग, उन लोगों के साथ सहयोग किया और हमारे ऊपर प्रतिबंधों में लगाने में आगे रहे। तो उस समय संबंध बिगड़ गए। लेकिन जब 21वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई और भारत लगातार जो है अपने आर्थिक अर्थव्यवस्था में सुधार किया, जीडीपी ग्रोथ बढ़ा, तो और इसी समय में चाइना का ग्रोथ जब तेजी से बढ़ने लगा, तो कहीं ना कहीं लगने लगा ऑस्ट्रेलिया का कि यदि कोई भी सहयोगी एशिया में हमारा बेहतरीन हो सकता है और चुनाव करना पड़े, तो इस चुनाव में भारत जो है हमारा एक बेहतरीन सहयोगी हो सकता है। तो यदि इसी पूरे कॉन्टेक्स्ट को यदि कोई अपना परिचय बना ले और इस परिचय के आधार पर क्या करे, अपने आंसर को लिखना प्रारंभ करे और इसमें यह लिखे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध जो है शीत युद्ध काल में बहुत बेहतर नहीं, लेकिन 1991 का आर्थिक सुधारों के बाद बेहतर हुए हैं। और 21वीं शताब्दी में दोनों के जो साझे मूल्य हैं उन लोगों ने क्या किया, उसको मजबूत किया है। इस संदर्भ में जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को देखा जा सकता है। ऐसे कुछ आप शब्दों को घुमा फिरा के आप लिख लीजिए। तो ये एक तो यह भी हुआ। लेकिन मैंने शुरू में ही बताया कि परिचय कई तरह के हो सकते हैं। तो क्या इस प्रश्न में हम शीत युद्ध काल की नई आर्थिक नीति इसकी तुलना करें तो क्या मतलब है इसके परिचय की? मुझे लगता है कि वास्तव में ऐसा लिखना बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन यह भी परिचय, और कई लोग लगातार ऐतिहासिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करते हैं उत्तर का, बहुत गलत नहीं है लेकिन बहुत अच्छा नहीं। एक यह भी तरीका हो सकता है कि हम यह लिखें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया लोकतंत्र के साझे मूल्य जैसे विधि का शासन, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इसके बाद जो है स्वतंत्र जो है प्रेस, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट जुडिशरी या स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे मूल सिद्धांतों, मानवाधिकारों की रक्षा जैसे मूल सिद्धांतों के कारण आपस में एक प्राकृतिक सहयोगी के रूप में जो है 21वीं शताब्दी में उभरे हैं, जिनके साझा हित, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित जो है साझा हो रहे हैं, जिससे कि ये संबंध मजबूत हो रहे हैं। इसी संदर्भ में हाल ही में जनवरी माह में या हाल ही में जो है भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के मध्य शिखर वार्ता संपन्न हुआ है, जिसके महत्वपूर्ण पहलू ऐसे ऐसे। तो ये जो है इसको और छोटा कर लेना है, यदि जैसे मैंने बताया थोड़ा ये लंबा है, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लेना है कि इन मूल्यों के आधार पर ऐसे ऐसे संबंध बने और अभी हाल ही में संपन्न हुआ, इसलिए चर्चा में आया। तो दो बातें समझ में आई कि जो लिखना है वह साझे मूल्यों को केंद्र में रख के, यदि साझे मूल्यों को थोड़ा सा बता दिया जाए तो परिचय की शुरुआत यहां से हम कर सकते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में कई साझे मूल्यों से जुड़े हुए हैं। और ये साझे मूल्य कौन कौन से हैं? जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांत होते हैं उन्हीं का लोकतंत्र के साझे मूल्य, जैसे मान लीजिए कि मानवाधिकारों के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ के हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के जो मूल तत्व हैं उनके आधार पर हम लोग बात कर सकते हैं। यदि ऐसे मूल्यों के आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं, ठीक है। इन साझे मूल्यों के आधार पर दोनों देशों का संबंध जो है लगातार 21वीं शताब्दी में जो है तेजी से, 21वीं शताब्दी में लगातार जो है तेजी से नई ऊर्जा को प्राप्त किए हैं। इसी संदर्भ में हाल ही में, अब यहां पे इसी परिचय में ही चर्चा कर दीजिए कि इसी संदर्भ में हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्या संपन्न हुआ है? शिखर वार्ता संपन्न हुआ। शिखर वार्ता का मतलब क्या होता है? समिट लेवल टॉक कहा जाता है। शिखर वार्ता का मतलब समिट लेवल। समिट का मतलब क्या होता है? किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जिसके पास पावर है, डिफेक्टो पावर है, वास्तविक शक्ति है। तो हमारे यहां देखा जाए तो प्रधानमंत्री के पास ऐसी शक्तियां हैं, और यदि वही लोकतांत्रिक प्रणाली और वही संसदीय प्रणाली जो है ऑस्ट्रेलिया भी बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो वहां पे भी जो वास्तविक शक्ति है वहां के प्रधानमंत्री में होती है। जब दो देशों के वास्तविक शक्ति वाले राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलते हैं,
वो प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, जैसे जिसकी जो शासन की व्यवस्था होती है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए रसिया से हम लोग मुलाकात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपति दोनों जब आपस में मिलते हैं तो समिट हो जाता है। समिट का मतलब सर्वोच्च शिखर पे, सर्वोच्च शिखर का जो है वार्ता प्रारंभ हो जाता है। यह माना जाता है जब भी शिखर वार्ता प्रारंभ होता है और यह रेगुलर होने जाए, फ्रीक्वेंटली होने लगे, तो माना जाता है कि दोनों देशों का जो संबंध है वह जो है चरम लेवल पर जा रहा है, वह बेहतर से बेहतरीन हो रहा है और अपनी जो है संभावनाओं को वास्तविकता में तब्दील करने की ओर अग्रसर है। तो इसी में लिखना है कि चर्चा में कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो शिखर वार्ता संपन्न हुआ उसी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो संदर्भ आपने बता दिया, क्वेश्चन क्यों पूछा गया, हालांकि क्वेश्चन में ही दिया गया था ये बात। फिर तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया कि संभावनाओं के नए द्वार को खोला है। इस शिखर वार्ता ने क्या किया, जो पॉसिबिलिटीज थे, नए पॉसिबिलिटीज को, हॉरिजन को इसने ओपन किया। तो ऐसा आखिर क्या हुआ इस शिखर वार्ता में, ऐसे कौन से निर्णय लिए गए, कौन सी बातें हुई जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह जो है संभावनाओं के नए द्वार को ओपन किया है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में भले ही कोडिंग में दिया है, लेकिन यदि इसको हम लोग डिकोड कर दें तो डिकोड करने के बाद इस प्रश्न का जो मूल भाग है वह यह दिखाई दे रहा है कि आखिर इस शिखर वार्ता के नतीजे क्या रहे, मतलब इस शिखर वार्ता के परिणाम क्या रहे। मतलब जब बातचीत हुई होगी, ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी हुआ होगा, संयुक्त घोषणा पत्र जिसको कहा जाता है, तो इस संयुक्त घोषणा पत्र में कौन कौन से निर्णय लिए गए, इसके क्या परिणाम रहे। आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो आपसे ये उम्मीद कर रहा है। भले ही यहाँ पे शब्दों का एक अच्छा जाल बिछाया गया कि संभावनाओं के नए द्वार, समझ में क्या संभावनाएं, कैसे द्वार, लेकिन यदि इसको डिकोड करके आप ढंग से देखें तो इसका सिंपल से एक वर्ड में मीनिंग यह है कि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ उसके क्या परिणाम हुए जिससे कि नई संभावनाएं खुलती हैं। तो सबसे पहले परिणामों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें ऐसी कौन कौन सी बातें हुई, क्या क्या निर्णय लिए गए। तो सबसे पहला जो निर्णय लिया गया कि जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसको अपग्रेड कर दिया गया। अब संबंध भी अपग्रेड हो जाते हैं। संबंध अपग्रेड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, किसी से हाय हेलो होता है तो यह जो है सामान्य संबंध होता है, ठीक है। दूसरा संबंध होता है कि अरे यार 2-4 बार मिले, 5 बार मिले, आप हाय हेलो से थोड़ा आगे बढ़े और आप किसी को बोलते हैं कि थोड़ा कॉफी पीने चलोगे क्या। यदि कॉफी पीने के लिए आप किसी को बुलाते हैं तो थोड़ा संबंध अपग्रेड हो गया कि कॉफी पी रहे हैं या डिनर पे उसको बुला लिए। और डिनर पे बुलाने के बाद जो है कभी कहते कि ऐसा है कि अब तो डिनर भी हम लोग कर लिए, बड़ा अच्छी दोस्ती हो गई हमारे तुम्हारे बीच में, और ऐसा करते थोड़ा घूमने चलते कहीं। तो जब आप उसके साथ घूमने जाने लगे, यार उसके रूममेट बन जाएं, उसके मित्र बन जाएं, ऐसा हो जाए कि आप और उसके बीच में समय ज्यादा गुजरने लगे, तो इस स्थिति को कहा जाता है कि यह जो है संबंध अब प्रगाढ़ अवस्था में चला गया है। तो राष्ट्रों के संबंध में भी जो संबंध बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। तो इसका मतलब है कि क्या हुआ है इस निर्णय में, अपग्रेड कैसे किया गया। तो हाल ही में जो यह संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ, इसमें यह बोला गया कि जो द्विपक्षीय संबंध होंगे उसका नया नाम दिया गया। इसको जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। व्यापक रणनीतिक या सामरिक, जो भी शब्द आप यूज करना चाहें, रणनीतिक या सामरिक भागीदारी या समझौता, भागीदारी भी लिख सकते हैं, समझौता भी लिख सकते हैं, भागीदारी रहने दीजिए। मतलब अब यह जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो है यह जो है संबंध तब्दील हो गया। तो अब क्वेश्चन यह उठता है कि आखिर इससे पहले किस स्थिति में थी। तो इसके पहले जो सिचुएशन में थी, इसका मतलब यह था कि व्यापक रणनीतिक सामरिक समझौता से पहले जो थी, हम लोग द्विपक्षीय रणनीतिक, द्विपक्षीय, इसको थोड़ा हम लोग इधर कर लेते हैं, मतलब इसके पहले जो थी वह द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी थी। मतलब ये थोड़ा लो ग्रेड होता है। कॉम्प्रिहेंसिव से थोड़ा नीचे जो होता है बायलैटरल जो है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होता है, और इससे भी नीचे जो होता है वह सामान्य संबंध होता है, जिसको क्या कहा जाता है, उसको केवल द्विपक्षीय संबंध माना जाता है, बायलैटरल रिलेशन कहा जाता है, द्विपक्षीय संबंध। तो मतलब यदि क्रम में बनाया जाए तो सबसे पहला जो है बायलैटरल रिलेशनशिप आता है, फिर बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता है, और तीसरा में देखा जाए तो इसके बाद बायलैटरल चेंज हो जाता है और ये कॉम्प्रिहेंसिव में आ जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
तो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग जो है तीसरे चरण में चले गए हैं। इसका यह मतलब होता है, सामान्य शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यदि समझ हम लोग देखें तो इसका मूल बात यह है कि अब आपके जो है राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित इस प्रकार से अब बनेंगे, संबंध इस तरह से बनेंगे कि आपके राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हित से मैच करेंगे। हम लोग दीर्घकालीन संबंध बनाएंगे जिससे कि एक दूसरे के हितों को हम लोग पूर्ति करें। खास करके जो डिफेंस है, स्ट्रेटजिक है, जो रिलेशनशिप है, वो डिफेंस जो है, सिक्योरिटी है, इन सब संबंधों में या इन सब क्षेत्रों में हम लोग जो है अपने संबंधों को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाएं। मतलब इसका मतलब यह है कि मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होंगे, ज्यादा से ज्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा यदि कॉम्प्रिहेंसिव होता है तो स्ट्रेटजिक का तो मतलब यह हुआ, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब केवल रक्षा ही क्षेत्र नहीं, इसके अतिरिक्त जो भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है उनमें भी दीर्घकालीन संबंधों का निर्माण किया जाए। जैसे हम लोग व्यापारिक संबंध, जो ट्रेड रिलेशनशिप है, उसको स्ट्रॉन्ग करें, इन्वेस्टमेंट उसमें बेहतरीन करें, एक दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर है वह जो है हम लोग लगातार करें ताकि एक दूसरे की जनता को हम लोग बेहतरीन बना सके और अपने देश की सुरक्षा को भी मजबूत कर सकें। ठीक है, सिक्योरिटी से जुड़े जो मुद्दे हैं उनमें भी हम लोग क्या करें, सहयोग बढ़ा पाएं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यह जो है व्यापक रणनीतिक भागीदारी या स्ट्रेटजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप में हमारे संबंधों को क्या किया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर दूसरा एक निर्णय लिया गया है, इसको कैसे दिखाई देगा कि भाई रणनीतिक साझेदारी अपग्रेड किया गया। तो एक निर्णय लिया गया कि अब तक जो है हम लोग एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, उसको बोला जाता है 2+2 एग्रीमेंट, 2+2 समझौता, 2+2 समझौता। 2+2 का मतलब क्या था कि 2 आदमी इधर से और 2 आदमी उधर से एक टेबल पर बैठ जाएं, और एक आदमी जो है जिस डेजिग्नेशन का हो, टेबल के उस साइड वाला आदमी उसी पद का हो, और ये जो दूसरा आदमी है जिस पद का हो, यह भी सामने वाला जो है दूसरे सेम उसी पद का हो, सेम डेजिग्नेशन का, मतलब दोनों तरफ के प्रतिनिधि समान पद को धारण करते हुए आपस में कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाएं। तो इसको 2+2 समझौता कहा जाता है। मेनली जो इसके पहले का जो संबंध हुआ है इसमें हम लोग बताते हैं कि यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब बायलैटरल स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप थी तो हमारे जो रक्षा सचिव हुआ करते थे और हमारे जो विदेश सचिव हुआ करते थे वो दोनों एक साथ बैठते थे और एक साथ मिलते थे। किससे? ऑस्ट्रेलिया के जो रक्षा सचिव थे और ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश सचिव से उनसे, और जो भी महत्वपूर्ण रणनीतिक बातें होती थी, चाहे रक्षा से हो चाहे विदेश संबंधों से हो, वह दोनों मिल बैठ के बात करते थे। तो अब अपग्रेड क्या किया गया? अब अपग्रेड करके किया गया कि ये जो 2+2 समझौता था अब तक ये सचिव स्तर का होता था, सेक्रेटरी लेवल का होता था। अब इसको सेक्रेटरी लेवल में सचिव स्तर से हटा दिया गया, सचिव स्तर से अपग्रेड किया गया, और अब इसको जो है मंत्री स्तरीय बना दिया गया। मतलब कि यह जो है अब सचिव इस वार्ता में भाग नहीं लेंगे। अब भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी और भारत जो विदेश मंत्री है जयशंकर जी, ये दोनों लोग मिलेंगे और उधर के जो रक्षा मंत्री होंगे और विदेश सचिव होंगे आपस में एक ही टेबल पर बैठ के जो है क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक, बंद कर दें। आज मित्रों थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है लाइव क्लासेज में, तो इसी क्लास को जो है हम लोग कल जो है जहां तक किया गया है इसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।